नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे और उनमें सर्कल्स में कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी, उन सब के लिए ये केसेस हैं। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला केस है, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे से दूर हैं और वो दोनों एक दूसरे को टच या कट नहीं कर रहे हैं तो उनमें चार कॉमन टेंजेंट्स होती हैं। और उसमें कंडीशन क्या है कि जो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो उनके रेडियाई के सम से बड़ी होगी, ये कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर वो दोनों सर्कल्स टच हो जाते हैं, इसका मतलब उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के सम के बराबर है, ये कंडीशन है। और इस केस में हमें कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे तीन। नेक्स्ट केस, अगर वो सर्कल्स कट कर रहे हैं दो दो रियल पॉइंट्स में, तो उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम से छोटी होती है और उनके रेडियाई के डिफरेंस से बड़ी होती है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट्स होती हैं। नेक्स्ट, अगर वो दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली टच कर रहे हैं, यहाँ पे इस केस में एक्सटर्नल टच था, यहाँ पे इस केस में इंटरनली टच कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट होगी और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होगी। जरा देखो यहाँ पे ये R2 है, ये R1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों का अगर डिफरेंस ले लिया तो इतना आएगा, जो कि होता है R1 माइनस R2। ठीक है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है, अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाए और वो टच नहीं करे, इस केस में, है ना, ये वाला जो सर्कल है वो अंदर आ गया है, इस केस में जो दोनों सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियाई के डिफरेंस से भी छोटी हो जाती है ना। तो एक एक करके लाइन से याद होना चाहिए और इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अगर कॉमन टेंजेंट है तो उसकी लेंथ क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट टेंजेंट की बात करते हैं, इसको एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल टेंजेंट। तो करना क्या है, फॉर्मूला में अगर उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर डी है, स्मॉल डी, तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ का, डी स्क्वायर माइनस दोनों रेडियाई के डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट टोटल, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। और अगर यही टेंजेंट इनडायरेक्ट टेंजेंट हुई, ये सेकंड केस, तो उस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ रेडियाई का सम हो जाता है डिफरेंस की जगह पे, बाकी सब सेम होता है। डी जो है वो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, R1 प्लस R2 उनकी रेडियाई का सम है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम से मेंशन करा हुआ है ना, हमने बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है, उससे हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इस ए बी की डिस्टेंस, और यहाँ पर भी सेम कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और इस ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल निकालना होता है। एक तो ये टॉपिक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनलिटी। दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं उसकी भी कंडीशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। दो सर्कल्स अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पी पर अगर हमने उन दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ब्लू टेंजेंट है और ये रेड टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसको ही हम बोलते हैं द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। यहाँ पे जो थीटा मेंशन है वही उन इन दोनों सर्कल्स के बीच का एंगल। उस एंगल को निकालने के लिए हमने सिंपल कंस्ट्रक्शन किया है, इस ट्रायंगल में देखा है कोसाइन रूल लगा दिया है ना। कोसाइन रूल के लिए ये हमें ये एंगल पूरा पता होना चाहिए, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमें मिला cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला है। अगर वो दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हुए, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है उन सर्कल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि वो दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है। और उस केस में cos 90 हो गए, cos 90 कितना होता है 0, तो जब 0 होगा तो ये वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा 0 के पास और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये केस होगा। या फिर एक और अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ उनकी इक्वेशंस के थ्रू, तो अगर इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स आर दिस एंड दिस, है ना, ये अगर इनकी इक्वेशंस होगी तो जो कंडीशन आती है दोनों के ऑर्थोगोनल होने की वो ये है, 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लास्ट के 2 साल में क्वेश्चन आया हुआ है।
जेई में पूछा हुआ, इसलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन ये है कि अगर दो सर्कल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगी। उनकी इक्वेशंस हैं ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में याद ये रखना है कि ये G1 G2 और F1 F2 आ रहे हैं सेंटर से, है ना। यहाँ पे जो भी 2x का जो कोफिशिएंट है वो G1 है, 2y का कोफिशिएंट है वो F1 है, और सिमिलरली यहाँ पे ये 2 होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो दोनों की कॉर्ड बनती है, वो कॉमन कॉर्ड होती है। उस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन के लिए भी क्वेश्चन बनता है और उसकी लेंथ के लिए भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम S1 और S2 निकालेंगे। हमें पता है ऑलरेडी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 कर देते हैं और राइट साइड में 0 कर देंगे। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको S1 बोलेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में इसको S2 बोल देते हैं। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, यही आती है हमारी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर मुझे दो सर्कल की इक्वेशन पता है तो उनके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, उनकी इक्वेशंस को डिफरेंस करके निकाला जा सकता है डायरेक्टली। सिमिलरली अगर उनकी इक्वेशंस ये है तो मैंने S1 की जगह पे ये रखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड वाला, और S2 की जगह पे ये राइट साइड वाला रखा हुआ है। डिफरेंस करने पे ये आएगा 2 टाइम्स G1 माइनस G2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस S2 टाइम्स y प्लस C1 माइनस C2। ये इक्वेशन है। अगर ये याद रहेगा तो आगे भी कर लेंगे खुद से, ठीक है। और दूसरा बनता है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी निकालनी होती है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए बहुत आसान है। हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं, जहाँ पे ये साइड तो हमें पता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, और क्योंकि इसकी इक्वेशन हमें पता चल जाएगी ऐसे, तो हम इस सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये वाली PM। तो अगर हमें PM पता है, हमें PA पता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगी, और इसका ट्वाइस करेंगे तो पूरा AB पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट PA स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। यही है PA स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाला हुआ है। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है नोट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB टू द टू सर्कल्स इज मैक्सिमम व्हेन इट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। दो सर्कल्स के लिए अगर कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है, तो अगर इसकी लेंथ मैक्सिमम करने के लिए बोला है तो वो तभी हो सकता है जब वो जो कॉमन कॉर्ड है वो उनमें से जो छोटा सर्कल है उसकी डायमीटर पे हो जाए। मतलब ये जो सर्कल है ये वाला, वो यहाँ पे कहीं से जाए। अगर ऐसा होता है तो इस केस में हमें कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड की लेंथ 0 हो जाए, 0 का मतलब वो जस्ट टच कर रहे होंगे, है ना, और टच कर रहे हैं तो उसमें से कोई कॉमन कॉर्ड तो नहीं आ रही। जो कॉमन कॉर्ड है वो हमारी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी उस केस में, जो कि उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाएगी, ये ये केस। और उसकी इक्वेशन भी S1 माइनस S2 से निकाल सकते हैं हम, उस कॉमन टेंजेंट की जो हमें बीच में मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या, कि द सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स। दो गिवन सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स हैं वो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, उनको हम फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। अब हम उसकी जनरल इक्वेशन लिखना सीखते हैं। यहाँ पे करना क्या है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टू सर्कल्स S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by this S1 plus lambda S2। अगर मुझे दो सर्कल्स S1 is equal to 0 और S2 is equal to 0 पता है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले जो सर्कल्स होंगे उनकी जनरल इक्वेशन ये है S1 प्लस लैम्डा S2। याद रखेंगे इन दोनों में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 करना है, उसके बाद ही करेंगे ये सब, ओके। यहाँ पे लैम्डा जो है वो -1 नहीं हो सकता है, और ये एक पैरामीटर है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिख गया, पैरामीटर। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई सर्कल है और कोई लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई सर्कल्स जा रहे हैं, है ना। ये सर्कल एक ही नहीं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं यहाँ पे, है ना? 2 पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल जाते हैं। उन सर्कल्स की जो जनरल इक्वेशन है वो ऐसे लिखते हैं S1 प्लस लेमडा L। L उस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर
अगर किसी सर्कल को और किसी लाइन को दोनों को टच करके कुछ सर्कल्स जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे ऐसे, उन सर्कल्स की जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, S1 प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ये भी एक केस है। तो ये सब केसेस हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए। अब हम करते क्या है, कभी ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि कोई सर्कल है जो एक सर्कल को टच कर रहा है और एक लाइन को भी टच कर रहा है, और उसमें उसका सेंटर कुछ बोलेगा या कुछ ऐसी कंडीशन देगा जिससे हमें यहाँ पे पुट करने से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ऐसे इन तीनों केसेस में क्वेश्चन बन सकते हैं कि बोलेगा कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा सर्कल जा रहा था, और उस सर्कल की स्पेसिफिक कोई कंडीशन देगा। फॉर एग्जांपल देगा कि वो 1,2 से पास हो रहा है, या देगा कि हो सकता है उसका सर्कल जो है वो 1,3 है। इस तरह का कुछ भी कंडीशन देगी जहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में पुट करने पे लैम्डा मिल जाएगा, और फिर हमें उस इक्वेशन को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें हमें लैम्डा मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और भी टॉपिक्स कवर करेंगे।